फॉर्मेट बना के इश्यू किया है। वो फॉर्मेट क्या है कि जी आप वो जो रिसर्च कराते हैं ना, उसके लिए वो पूरा देते हैं कि जी आप किस तरीके से, किस फॉर्मेट के ऊपर आप देंगे, जो ग्रांट लेने के लिए आप अप्लाई करते हैं। जो हम बात कर रहे थे ना कि आप जो जिसमें हमने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि आप पीरियोडिकली रिपोर्ट देते हैं, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल रिपोर्ट देते हैं। ग्रांट कभी 3 साल की होती है, कभी 5 साल की होती है, उनके ऊपर आप सारा कर रहे हो। ठीक है? तो ये हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद मैं रिसर्च के ऊपर आपसे कोई बात नहीं करूँगा। रिसर्च पेपर लिखने की कोई बात नहीं करूँगा, रिसर्च रिपोर्ट लिखने की आज आखिरी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और कल वो लाइव एग्ज़ाम्पल आपको दिखा के कि फॉर्मेट क्या होता है, जिसके ऊपर आप अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी के लिए, किसी रिसर्च बॉडी के लिए, तो उसको आप किस तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ये अभी कौन आया है जिसको एडमिट करने के लिए कह रहा है? तो हमने अब तक जो बात कर ली है, हमने रिसर्च की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब मैंने जो आगे आपके साथ करना है ना, मेरा एम्फेसिस ज़्यादा 2 चीज़ों के ऊपर होगा। एक, बिज़नेस राइटिंग क्या होती है? जब आप बिज़नेस में काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए खत-ओ-किताबत कैसे होती है? उसमें हमने 3 चीज़ें बात की थी कि एक, आप टेंडर भरते हो, जब आप किसी सप्लायर के लिए काम कर रहे होते हो, किसी ने माँगी है कोई चीज़, तो एक टेंडर डॉक्यूमेंट आता है, उसको आप भरते हो। टेक्निकल साइड से आप भरते हो, कमर्शियल साइड से कमर्शियल वाला उसको नंबर जो डालने होते हैं, पैसे जितने माँगने होते हैं, वो कर देता है। दूसरे हम बात करेंगे कि आप ईमेल क्या होती है? ईमेल कैसे लिखी जाती है? किसको लिखी जाती है? किसको आप एड्रेस कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? राइट? तीसरा हम बात करेंगे कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपोजिशन होती है ना, कि आपको किसी चीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को अगर लिखना है, तो वो इंटर ऑफिस मेमोरेंडम या आईओएम उसे कहते हैं, वो क्या होता है। फिर हम बात करेंगे एटिकेट्स ऑफ राइटिंग की, कि किसको आप लिख रहे हैं तो क्या करें, आउटसाइड अगर लेटर जा रहा है तो उसको आप कैसे शुरू करेंगे, इन हाउस अगर लेटर जा रहा है तो कैसे करेंगे, अपने पीयर को किसी को लिख रहे हैं, अपने किसी कोलीग को लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, उसकी मतलब अंग्रेजी क्या होगी, शुरू कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे, एटिकेट्स ऑफ राइटिंग जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोटेशन लेटर अगर आपने कोई भरना है, उसका क्या होता है, कवरिंग लेटर क्या होता है, अगर आपने कोई रिपोर्ट बनाई है, कोई कोटेशन सबमिट भरा है, एक टेंडर डॉक्यूमेंट आपको मिला, आपने भर दिया है, उसके ऊपर आप उसको ऐसे भर के नहीं भेज सकते, उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगाएँगे आप। उस कवरिंग लेटर को कैसे शुरू करना है, किस तरह एड्रेस करना है, अ, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस नंबर क्या होता है, किस लिए होता है। अब इवन अगर आप पेपरलेस एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे हो बट यू नीड अ रेफरेंस नंबर टू ट्रेस बैक जो कुछ भी आपने किया है। ठीक है? ये सब चीज़ें हम आगे कवर करेंगे और मेरा एम्फेसिस बहुत ज़्यादा अगले तमाम लेक्चर्स के अंदर ना मैंने और कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें कवर करके ना छोटी-मोटी चीज़ें। उसके बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी प्रेज़ेंटेशन स्किल्स बेहतर बनवानी है। उसका तरीका जो मैंने सोचा है, वो एक ही तरीका है कि मैं आपको एक टॉपिक दूँगा, उसमें से आप रोज़ाना 2 आदमियों को मतलब हर क्लास में 2 आदमियों को मैं एक टॉपिक दूँगा, अलग-अलग, उनकी मर्ज़ी का, मैं अपने ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं करूँगा। उसके ऊपर एक पावर पॉइंट के ऊपर एक प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे और पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशन को वो हमारे साथ शेयर करेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो पावर पॉइंट की प्रेज़ेंटेशन बना के अपनी वीडियो बना लें और हमें बताएँ। मैं फिर एज़ ए कोच आपको बता सकता हूँ कि आपने उस वीडियो देखें, मैं ज़बानी तौर पे कुछ भी बात करता हूँ, आपकी आवाज़ मेरे कान में आ रही है। मैंने आपको एक बात कही थी और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। ये इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि जो अच्छी कंपनियाँ हैं ना, वो जब इंटरव्यू के लिए बुलाती है ना, चाहे आप मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए बुला रहे हो, किसी सीनियर के लिए बुला रहे हो, हमेशा जो इंटरव्यू टीम होती है ना, वो ऐसे कमरे में बैठती है कि कैंडिडेट कम से कम 15 से 20 स्टेप चल के वहां तक आए। उस 20 स्टेप के अंदर वो पूरे लोग जो बैठे हुए होते हैं ना, वो जज कर रहे होते हैं कि इस आदमी के कितना कॉन्फिडेंस है इसकी चाल के अंदर, इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इसके जूते साफ हैं या नहीं है। ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में नोट होती हैं और बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात ये है कि जब आप प्रेज़ेंटेशन कर रहे होते हैं ना, पहली बात एक चीज़ याद रखिएगा जो मैं आपको बताऊँगा, प्रेज़ेंटेशन इज़ फॉर योर ऑडियंस। अगर आपने अपने ऑडियंस को नहीं समझा, आप दुनिया के कितने काबिल इंसान हो ना, आप नाकाम हो जाएँगे। पहले आपको जज करना पड़ता है कि मेरे ऑडियंस क्या है। सेकंड आपको जज करना पड़ता है मेरा वेन्यू क्या है, किस जगह मैं कर रहा हूँ। ऑडिटोरियम में कर रहा हूँ जहाँ 200 आदमियों के बैठने की जगह है या मैं किसी क्लास में कर रहा हूँ जहाँ 30 आदमियों के बैठने की जगह है।
उस जगह को आपने जज करना होता है। उसी हिसाब से आप अपनी बैकवर्क करके अपनी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं, उसका फॉन्ट डिसाइड करते हैं, उसकी आप कलर स्कीम डिसाइड करते हैं कमरे को देखते हुए कि कमरा क्या है। और जो प्रेजेंटेशन स्किल में पढ़ाया जाता है, वो ये पढ़ाया जाता है कि आप कभी भी, अगर आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए, कभी भी ब्लाइंडली मत जाओ, खुद मत करो। पहले ये करो कि एक डमी रन कर लो। उस कमरे में जाके या उससे मिलते-जुलते कमरे में जाके अपनी प्रेजेंटेशन को चलाओ और उसके ऊपर आप खुद ब खुद, चाहे कोई ना हो आपके साथ, अगर कोई दोस्त ऐसा है जो आपका साथ दे सकता है, बैठ के सुन ले, उसको कहो भाई मज़ाक के अलावा क्रिटिकली आपने मुझे इवैल्यूएट करना है, वहाँ खड़े होके आपने देखना होता है। इसके अंदर जो असल चीज़ होती है ना कि आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना क्या होता है अपने ऑडियंस के साथ। आप ये नहीं कि जो लेफ्ट पे बैठा हुआ है सिर्फ उसी की तरफ देख रहे हैं, राइट वाले को आपने इग्नोर कर दिया, यू विल लूज़ योर ऑडियंस। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ अगले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करूँगा, और जिसकी जो कमी होगी, आप कहेंगे तो मैं अलग से आपको ईमेल पे बता दूँगा, और आप कहेंगे तो आप सबके सामने बता दूँगा, ताकि दूसरे लोग सीख जाएँ कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ओके? एम आई क्लियर जनाब? ठीक है सर, यस सर। थैंक यू सर। Yes, sir. देखिए, मैं आपको ओके बार-बार सर। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, एट द पॉइंट ऑफ रिपिटिशन, योर करियर विल डिपेंड अपॉन हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। आप एक प्रोडक्ट हैं। वो है ना एक इंडिया का अदाकार शाहरुख खान, उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हर आदमी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। उसने एक बात कही थी, वो मेरे दिल पे जाके लगी थी उसकी बात। उसने कहा था कि जी मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक प्रोडक्ट हूँ। उस प्रोडक्ट की मुझे मार्केटिंग करनी है। शाहरुख खान इज़ अ ब्रांड नेम। नाउ शाहरुख खान इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी। एक ह्यूमन बीइंग नहीं, एक ब्रांड नेम है। उस ब्रांड नेम को मुझे प्रमोट करना है। उसको प्रमोट करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ता है, वो मैं करता हूँ। इसी तरीके से ये चीज़ अपने ऊपर आप देख लीजिए कि आप जो है ना, मिस्टर एक्स वाई ज़ी जो भी हैं, उसामा साहब हैं या मिस जवेरिया हैं या गालिब साहब हैं, और भी बहुत सारे नाम मेरे सामने आ रहे हैं। ये सब जो हैं, आप लोग एक ब्रांड हैं। कल को आपने अपने आप को मार्केट करना है। अगर आप अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि अपनी बैठ के अपने खुद ब सही खुद सर। तारीफ़ें करनी शुरू कर दी कि जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। इस तरह कहने से बहुत अच्छा बनता नहीं। बहुत अच्छा बनने के लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा जो आपको अगली ज़िंदगी में काम आएँगे। जी सर, मैं अभी बिल्कुल। जी, और दूसरी बात मैं आपको अभी बार-बार मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बस बात को आप लिख लें। मेरा ईमेल एड्रेस जो है nazir.zaidi, मैं अभी इनको भेज दूँगा @hamdard.edu.pk, ये है, और एक मेरा प्राइवेट ईमेल एड्रेस है। आप में से किसी भी शख्स को, किसी स्टूडेंट को अगर मेरे किसी स्टाइल से प्रॉब्लम है, मेरी बातों से कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ कम्युनिकेट इट टू मी, ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूँ। क्योंकि जो दिन मतलब अगर मैंने बेहतर नहीं किया अपने आप को, तो मैं एक जगह स्टैग्नेंट हो जाऊँगा। और जो पानी अगर खड़ा हो ना किसी जगह, बहता पानी जो है ना, कभी उसमें बदबू नहीं आती, खड़े हुए पानी में बदबू आ जाती है। आपने फंगस देखी है ना, जिसको काई कहते हैं, जो क्या कहते हैं इसको, काई, अलजाई। अलजाई देखिए, जो पानी खड़े हुए होते हैं, जोहड़, उसके ऊपर हरे रंग की एक लेयर आ जाती है। यस सर। देखते यस होंगे सर। आप में से जो उन्होंने गाँव देहात में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि जोहड़ जो है, ये पानी के जो तालाब होते हैं, उनके ऊपर अगर वो पानी खड़ा रहे काफ़ी दिनों तक, तो उसके ऊपर एक ग्रीन रंग की लेयर आए। यही इंसानी ज़हन के साथ होता है कि इफ यू डोंट एंगेज योरसेल्फ इनटू लर्निंग, मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कोई बात कुछ कह रहे हैं कोई? जाने के लिए हम बहुत जल्दी से आए हैं। हमजा माइक बंद करो। ओके? हेलो? जी सर। Yes, जी, sir. जी ये सर। मेरा मकसद है। मैंने आपको दोनों ईमेल एड्रेस अभी मैं इनको भेज दूँगा, आपके सीआर साहब को, ताकि आप सब तक पहुँच जाएँ। आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, आप मुझे फ़ोन नंबर मेरा मौजूद है, आप मुझसे बात कर सकते हैं जिस वक़्त चाहें, ठीक है? अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। अब आप क्लियर हो गए कोर्स आउटलाइन से? अगर आपको कोई इख्तिलाफ है तो मुझे बता दीजिए, ताकि, वरना मुझे कोई मसला नहीं है भाई कि जो मुझे कहा गया है मैं आपको वो पढ़ाता रहूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ के अंदर। मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाता रहूँगा, मैं उसके बाद जो भी होगा, इम्तिहान जैसे भी होगा वो कर लेंगे। लेकिन मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आप, मतलब, फिज़िबिलिटी स्टडी लिखना सिखा दूँ, आपको टेक्निकल फिज़िबिलिटी लिखना सिखा दूँ, ये मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, एक प्रेज़ेंटेशन स्किल्स आप सीख जाएँ। ये अगर आपने सीख लिया ना,
आप अपनी फैमिली में बात कर रहे होंगे, आप कहीं भी बात कर रहे होंगे ना, आप देखिएगा आपके अंदर क्या तब्दीली आएगी। तब्दीली जो आती है ना, एक हदीस से मुबारक आपको सुना रहा हूँ मैं, कभी ऐसी हदीस नहीं सुनाता जिसके अंदर किसी को कोई इख्तिलाफ हो, मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरक़े हों, मसलक करते हैं। एक हदीस मुबारक है कि रोज़े क़यामत 2 चीज़ें जो हैं अल्लाह से शिकायत करेंगी इंसानों की। एक आपके मोहल्ले की मस्जिद और एक आपके मोहल्ले का आलिम, आपके इलाके का आलिम। मस्जिद ये शिकायत करेगी कि अल्लाह मैं मौजूद था, कोई इबादत करने के लिए नहीं आया। मैं मौजूद थी वहाँ पे, बिल्डिंग मौजूद थी। और दूसरे जो आपके इलाके का आलिम होगा ना, वो ये शिकायत करेगा कि जी, तूने मुझे इल्म दिया था, मैंने लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मेरी सुनी नहीं, मेरे पास कुछ सीखने के लिए नहीं आया। तो सीखने के लिए कोई उम्र की कमी नहीं होती। 2 किताबें आपको बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ ली ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप ज़्यादा टीनेजर से भी निकल के 20s में आए हैं, एक किताब आपको मिल जाएगी बैतुल मुकर्रम के सामने जो ठेले वाले खड़े होते हैं ना, उसपे मिल जाएगी। 7 हैबिट्स ऑफ हाइली सक्सेसफुल टीन। मैं आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाइली सक्सेसफुल पीपल नहीं कह रहा। ये फ्रैंकलिन कवी की किताब है, मेरे ख्याल ₹60 की, ₹70 की वहाँ से मिलती है। अगर मौका लगे तो ये खरीद लीजिएगा। और दूसरे एक ऑक्सफोर्ड का एक प्रोफेसर है एडवर्ड डी बोनो, उसकी एक किताब है हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड। उसका इसके आपके स्कोर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके ज़हन को उसने बताया है कि ज़हन को आप अपने कैसे बेहतर कर सकते हैं, ज़हन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें वो एक कॉल जुमला लिखता है, और ये सुनिएगा कितनी बड़ी उसने इम्पोर्टेंट बात की है। उसने कहा कि आप अरमानी का सूट आपको पता है $10,000 से शुरू होता है, ठीक है ना? आप अरमानी का सूट पहन लें, गुची के जूते पहन लें, आप कुछ बेहतरीन चश्मा लगा लें, हाथ पे पैटी फिलिप की घड़ी हो जो $3 मिलियन की होती है, आप सब कुछ कर लें। लेकिन जब आप किसी मीटिंग में, किसी महफ़िल में अगर आप जाते हैं, तो जिस वक़्त आप अपनी ज़बान खोलते हैं ना, उस वक़्त पता चल जाता है कि आप क्या चीज़ हैं। वो आपके जो जितना आप इन्वेस्टमेंट अपने कपड़ों पे, अपने परफ्यूम पे, अपने बालों पे, अपने जूतों पे कर रहे हैं, अगर इससे 10% इन्वेस्टमेंट भी अपने दिमाग पे कर लें, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। लोग आपकी बातें गौर से सुनते हैं कि जो बात कर रहा है, इसकी बात में वज़न है। तो कोशिश कीजिएगा ये 2 किताबें अगर आप पढ़ सकें ना, मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन ये अवेलेबल हैं किताबें या नहीं है, लेकिन ये कि मैं जो भी मेरा स्टूडेंट होता है, चाहे वो एमबीए वाला हो, मैं उनको सबको ये कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ये 2 किताबें पढ़ लो। So name of जो the books. सॉरी? Sir, books and names. एक एडवर्ड डी बोनो की किताब है हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड। ये आपको शायद उर्दू बाजार में भी मिल जाएगी या पायरेसी प्रिंट आपको मिल जाएंगे। हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड, एडवर्ड डी बोनो एक ऑथर है, उसकी किताब है। और दूसरे फ्रैंकलिन कवी की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल टीन्स। आप चूंकि अभी टीनेज से निकल के 20s में आए हैं, तो इसलिए मैं आपको वो रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप वो किताब पढ़ें। ठीक है? एक चीज मैं आपको बता रहा ओके हूँ, ठीक है सर। सर। ये चीज याद रखिएगा कि जो अभी आपसे मैं वक्त की बात कर रहा था ना कि वक्त पे आप नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, उसमें 7 हैबिट ऑफ हाईली सक्सेसफुल टीम्स में वो एक मिसाल देता है कि अगर आप एक साल की अहमियत जानना चाहते हो ना, तो उस स्टूडेंट से पूछो जिसने कि सारा साल पढ़ाई की हो, लेकिन फाइनल एग्जाम से पहले वो बीमार पड़ जाए और इम्तिहान ना दे सके, उसका साल जाया हो जाए। ये है एक साल की अहमियत। 1 महीने की अहमियत जानना चाहते हो तो उस माँ से पूछो जिसने 8 महीने प्रेगनेंसी में गुजारे हों और उसके बाद वो बच्चा ज़ाया हो जाए, तो उससे वो बच्चा पैदा ना हो सके, तो उससे पूछो कि 1 महीना क्या होता है। 1 हफ्ते की अहमियत जानना चाहते हो तो किसी वीकली जो निकलते हैं ना मैगज़ीन वगैरह, इसके एडिटर से पूछो, अगर वो टाइम पे ना निकाले, तो क्या होता है। 1 दिन की अहमियत जानना चाहते हो तो किसी डेली वेजेस के मज़दूर से पूछो कि अगर उसको मज़दूरी ना मिले तो उसके बच्चे भूखे रहें, तो उसको पता चलता है कि 1 दिन कितना अहम होता है। ठीक है? 1 घंटे की अहमियत जानना चाहते हो तो उन 2 मोहब्बत करने वालों से पूछो, जो ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा मिल रहे हो, उनके पास उसके अलावा दोबारा मिलने का इम्कान ना हो, सिर्फ़ 1 घंटा। और 1 मिनट की अहमियत जानना चाहते हो, तो उस बिज़नेसमैन से पूछो कि जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डील करने जा रहा हो, तो उसका प्लेन या ट्रेन 1 मिनट लेट होने से मिस हो जाए। और 1 सेकंड की अहमियत जानना चाहते हो, तो नासा के साइंटिस्ट से पूछो कि उसकी कैलकुलेशन 1 सेकंड के आउट होने से ना अपोलो 13 गिर जाता है। और 1 मिलीसेकंड की अहमियत जानना चाहते हो तो ओलंपिक रेस में 100 मीटर के अंदर जो सेकंड आता है ना, उससे पूछो कि 1 मिलीसेकंड पीछे होने से
उसको सिल्वर मेडल मिलता है और दुनिया में उसको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिलती ना। तो ये है टाइम की अहमियत। व्हाट वी डू एज ए पाकिस्तानी, हमारी ये सोच है, हम ये समझते हैं कि टाइम इज मनी एंड वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ इट। ठीक है ना, हमारे पास बहुत वक्त है। वक्त कुछ नहीं होता भाई मेरे, याद रखो इस चीज को कि अगर आप शाम में हो ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सुबह तूने सुकून से गुजरवा दी, और शाम को ये तवक्का ना करो कि सुबह आपके लिए होगी ना होगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं 60 को क्रॉस कर चुका हूँ और आपसे इस तरह की डिप्रेसिंग बातें कर रहा हूँ, नहीं। ये हर एक पे अप्लाई होता है। जो दिन गुजर गया वो अच्छा गुजर गया, और उसके बाद आपने सिर्फ एक बिस्तर पे लेट के अपने आप से एक सवाल करना है कि आज के दिन में मैंने कौन सा ऐसे कोई नया काम किया, कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी। अगर नहीं सीखी तो वो दिन जिंदगी में जाया गया, और सीख ली तो बहुत अच्छा किया आपने। इस तरह करते रहे तो ये कहलाता है मैनेजमेंट के अंदर या क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, आप पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे, सीपीआई, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि अपने आप को आप कैसे इम्प्रूव करते चले जाएं। हर दिन आपने इम्प्रूव करना है। खरगोश की तरह छलांगे नहीं लगती हैं। कैरियर के अंदर याद रखो, कैरियर के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। कैरियर के अंदर लोग समझते हैं कि जी बेवकूफ बना के, चमचागिरी करके, बॉसेस के आगे पीछे करके हो जाएगा। लॉन्ग रन में ये चीजें नहीं चलती। शॉर्ट टर्म में यस, एक आध साल अच्छा हो जाएगा आपका, लेकिन नॉर्मली ये चलता नहीं है लॉन्ग रन के अंदर। ओके, मैं कुछ डिप्रेसिंग बातें कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, तुम लोग की आवाजें मुझे नहीं आ रही, ये मुझे डिप्रेस कर रहा है। No, sir. जी जी नहीं सर नहीं बिल्कुल। सर, हम सुन रहे Sir, हैं we सर। are all listening. नहीं, लिसनिंग की बात नहीं, कोई अमल करने की भी सोचो इसके सर ऊपर। बहुत अच्छी बातें बताई आपने, जबरदस्त। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है भाई। 36 साल मैंने नौकरी की है, हर लेवल पे नौकरी की है, असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर डायरेक्टर तक की मैंने नौकरी की है। और मैंने तो जो देखा है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या होता क्या है, लोगों के करियर कैसे बनते हैं, लोगों के करियर कैसे बिगड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अपने आप को मार्केट नहीं किया, नो मैटर टेक्निकली आप ज्यादा साउंड कोई ना हो, लेकिन जी शायद जी आपका सर। इदारा या जो आपकी मैनेजमेंट है ना, वो आपको इतना पसंद है। ठीक है जी, अब आखिरी बात हम कर रहे हैं टेक्निकल रिपोर्ट के ऊपर। टेक्निकल रिपोर्ट की मैंने आपको पिछली दफा एक डेफिनेशन बताई थी। ये किताबों में 5 डेफिनेशन है। आज मैं ये खत्म करने के बाद ये प्रेजेंटेशन में हमारे जो दोस्त हैं गालिब साहब, इनको मैं भेज दूंगा, आप अपने पास इसको रिकॉर्ड में रखिएगा। मैंने इससे मिड में कुछ नहीं पूछना आपसे। जो बातें मैंने आपसे की ना, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ, पता नहीं आप लोग देखें, मैंने जो आपसे बातें की हैं, जो सवाल किए हैं, उन्हीं में से मैं पूछूंगा। अभी देखिए, इन्होंने आपको उस स्टील के बारे में बताया है। आई एम सॉरी मेरे अभी तक, क्योंकि अगर आप सामने होते ना तो शक्लों के साथ में नाम अपने कर लेता हूँ, खाली नामों से मैं प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ। जिसने भी बताया है रेलवे के स्टील के मुतालिक या रेलवे के ट्रैक के मुतालिक, इन ये सवालात जो है ना, ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मिस जवेरिया ने जो आपको बताया उस बच्चे के मुतालिक, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। ये मकसद ये है कि आप इस वीडियो को देख लें, पढ़ लें। मैं जरा थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स हूँ, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ, उस तरह का जो टेक्स्ट बुक में से सवाल उठा के और आपसे तवक्का करे कि आप रट्टा मारेंगे और रट्टा मार के जो है एक लंबा अफसाना लिखेंगे। अफसाना अगर मुझे पढ़ना होगा ना, अशफाक अहमद की किताब उठा के पढ़ लूंगा, मुझे बड़ा मजा आता है उसको पढ़ने में। ठीक है, आपसे मुझे अफसाने नहीं सुनने। मैं तो आपसे टू द पॉइंट बात करूंगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपने जो लेक्चर्स के दरमियान आप कितने अटेंटिव थे, आपने क्या किया। और ये भी मैं बता दूं, फाइनल एग्जाम के अंदर भी मैं प्रेजेंटेशन आपकी डालूंगा, उसके 15-20 नंबर में उसके रखूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, योर सब्जेक्ट। प्रेजेंटेशन बनाने की क्या टेक्निक्स होती हैं, उन पे हम कैसे काम करते हैं। मुझे यकीन है कि पावर पॉइंट आप मुझसे अच्छा आप कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि जितने इसके अंदर जो फीचर्स हैं, मुझे तो वो फीचर्स आते ही नहीं और ना ही मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मुझे अगर कोई ग्राफ डालना पड़ जाए किसी प्रेजेंटेशन के अंदर, मेरी मौत हो जाती है। मैं अपने बेटे से कहता हूँ, किसी दोस्त से कहता हूँ कि मुझे बताओ, मुझे ये चीजें नहीं आती हैं। क्योंकि जिस वक्त पावर पॉइंट आया, मैं करियर के अंदर उस जगह पहुंच चुका था कि जहाँ मेरे नीचे 100 आदमी थे जिनसे मैं कहता था भाई ये बनाओ, ये वो लेके आ जाते थे। मैं सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को देखता था, उनको बताता था इसका फॉर्मेटिंग ऐसे कर दो, फॉन्ट कैसे यूज कर दो, ये कहाँ पे करनी है, अगर ये मिनिस्ट्री में करनी है तो मुझे पता है कि उनका किस किस तरीके से वो सोचते हैं, उनको ऐसे। मैं सिर्फ ये करता था, मुझे इसके अंदर जाके सॉफ्टवेयर ये क्या कर सकती है मुझे नहीं आता। इसलिए आप देख भी रहे होंगे मेरी प्रेजेंटेशन बड़ी सिंपल होती है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि
सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपसे बात करूं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, यही प्रेजेंटेशन का तरीका भी होता है कि अगर आपने जो स्लाइड पे लिखा और बोल दिया ना, तो आप समझ लें कि नेगेटिव मार्किंग हो गई आपकी। ठीक है, ये टेक्निकल रिपोर्ट्स की डेफिनेशन है, मुख्तलिफ रिसर्चर ने मुख्तलिफ डेफिनेशन दी हैं कि आप अपने वर्क जो आपने किया उसको पब्लिश करने के लिए टेक्निकल रिपोर्ट्स जो है नॉन आर्काइवल भी होती हैं। नॉन आर्काइवल से क्या मुराद लेते हैं कि आप अपने आप को बचाने के लिए, कि ऐसा ना हो कि ये जो काम आप कर रहे हैं कोई और भी कर रहा है पब्लिश कर दे, तो आप उसको किसी जर्नल में पब्लिश नहीं करते लेकिन उसको छाप देते हैं ताकि वो इंटरनेट पे पड़ी हो, कोई भी उसको जो है जब दूसरा अगर करेगा तो उसको पता चल जाएगा आपने पहले कर दिया है। तो ये नॉन आर्काइवल रिपोर्ट्स कहलाती हैं और ये आप सिर्फ डाल के ना मुतमईन हो जाते हैं कि उसके बाद आप उसको रिफाइन करके 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप उसको पब्लिश कर देते हैं। अब आ जाइए टेक्निकल रिपोर्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से हमने थीसिस पे बात की, मास्टर्स की थीसिस और पीएचडी की थीसिस, यही चीज़ जो है एग्ज़ैक्टली अप्लाई होती है टेक्निकल रिपोर्ट के ऊपर। कि पहला पेज जो होता है उसपे टाइटल लिखा हुआ होता है। अभी आज ही मैं बैठा हुआ था, एक आपकी मीटिंग हो रही थी, यूनिवर्सिटी की एक मीटिंग हो रही थी जिसमें जिन लोगों ने एमएस कर लिया है, पीएचडी कर लिया, उनको डिग्री दी जाए ना दी जाए, या जिसको इजाज़त मिले इसको आगे बढ़ने की, पीएचडी करने की। पहली चीज़ जो काउंट होती है ना, आज एक स्टूडेंट की प्रपोज़ल रिजेक्ट हुई है। इस वजह से रिजेक्ट हुई है कि उसने जो टाइटल सिलेक्ट किया था 3 वर्ड का टाइटल था और जितने हम 22 आदमी बैठे हुए थे उनमें से 18 पीएचडी थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्टूडेंट क्या करना चाह रहा है। उस टाइटल से देखिए ना, टाइटल जो होता है ना, वो डिफाइन करता है आपको। वहाँ से फिर आगे ब्रांचेस निकलती है ना। तो अगर टाइटल ही आपका सही नहीं है, अंदर आपने कुछ भी लिखा है, वो गलत है। मेरे वालिद मरहूम एक मिसाल दिया करते थे कि खाना 2 तरह का होता है। खाने की एक लुक होता है, देखने में कैसा लग रहा है, जायका तो आप बाद में करते हैं ना, उसको स्मेल तो आप बाद में करते हैं, लेकिन जो आंखों से आपको देख के ना आपकी एपेटाइट डिपेंड करती है खाने के, सालन के या चावल के जिसके ऊपर, उसकी प्रेजेंटेशन जो होती है। दुनिया के जितने भी बड़े कुक हैं, अगर आप कुकरी के प्रोग्राम देखें, गॉर्डन रैमसे हो, कोई भी हो, फ्रेंच कुक हो, उनकी पूरी तवज्जो जो होती है ना वो प्रेजेंटेशन के ऊपर होती है कि कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये टाइटल पेज जो होता है ना, आपका ओपनिंग बैट्समैन होता है वो। जैसे क्रिकेट के अंदर ओपनिंग बैट्समैन होता है ना, टाइटल पेज जो होता है आपका ओपनर होता है, वो सेट करता है आगे क्या आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप कितने वर्ड का हो सकता है। ये टाइटल कोई 17 सफ़े का नहीं होता। टाइटल पेज के ऊपर आप टाइटल लिखते हो, नीचे अपना नाम और उसके नीचे सुपरवाइजर का नाम या इदारे का नाम आपने लिख दिया। अगर इदारे का नाम का लोगो ऊपर आ गया तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप क्या लिखते हो? समरी। समरी जो होती है 1 से 2 पेज की होती है। मैनेजमेंट के पास कहानियां सुनने का, लंबी लंबी सुनने का, या जिसको आप रिपोर्ट भेज रहे हो उसका पास इतना टाइम नहीं होता। वो कोई नीचे वाला आपके लेवल का आदमी पढ़ेगा उस रिपोर्ट को, लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट जिसके लिए, फर्ज करें आपने किसी बड़े इदारे के लिए, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए आपने कोई रिसर्च करके जो रिपोर्ट होगी ना, उसके जो मैनेजमेंट होगी, डायरेक्टर होगा या एमडी होगा ना, वो सिर्फ समरी तक पढ़ेंगे कि समरी के अंदर इसने क्या बात। बाकी जो होगा ना वो नीचे वाला कोई पढ़ेगा और उसके बाद जो भी सवाल निकालेगा, उसमें आप 4 चीजें बताते हैं। समरी के अंदर आप क्या बताते हैं कि मैंने क्या काम किया है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, रिजल्ट क्या है और मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कंटेंट्स होते हैं रिपोर्ट के, जिसके अंदर जैसे किताब के अंदर नहीं होता कि चैप्टर नंबर 1 ये पेज नंबर इतना, 1.1 ये सब्जेक्ट है, 1.2 ये, 1.3 इस तरह चलता चला जाता है। ये आपके कंटेंट्स होते हैं, इनके नंबर होते हैं। टाइटल पेज और समरी पे नंबरिंग जनरली नहीं होती है, जनरली नहीं की जाती जनरली, लेकिन बाद लोग कर भी टाइटल पेज पे तो नहीं करते, लेकिन बाद वाले समरी पे कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन एडवाइस किया जाता है कि ना करें आप। ठीक है, कंटेंट्स हो गए, उसके बाद आप ये वासिफ साहब आए हैं, ओहो मुबारक हो। इंट्रोडक्शन आप बताते हैं कि उसमें इंट्रोडक्शन के अंदर आप उस रिपोर्ट का, उस काम के ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, और आपने उसके बाद आप रिपोर्ट में लेके जाते हैं। फिर आप बताते हैं मेथड्स कि आपने उस काम को करने के लिए कौन-कौन से मेथड्स यूज़ किए, कौन-कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज़ की। आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की, एक कोई फ्रैक्चर एनालिसिस करने के लिए, आपने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपने ऑप्टिकल, उसके क्या रिजल्ट मिले, कैसे आपने किया उसकी, और कभी-कभी आपको
रीडर को बताने के लिए ना आपको उस इक्विपमेंट की भी एक आध 2 लाइनों में 4 लाइनों में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि इक्विपमेंट क्या था जिस पे मैंने रिसर्च की है, और उसकी तस्वीरें, उसके ग्राफ, चार्ट्स जो है ना, वो आप चाहे तो साथ लगाओ, चाहे आप उसके अंदर एनेक्सर्स के अंदर लगा के उनको रेफर कर दो वहाँ पे और बता दें आप। इसी तरीके से कंक्लूजन के अंदर आप लॉजिकल सम अप करते हैं कि जी ये स्टेप मैंने लिए थे, ये है, ये प्रॉब्लम थी, मेरा ये है। और सबसे आखिर में आप एक रेफरेंस देते हैं कि कौन-कौन सी आपने किताबें यूज़ की, कौन-कौन से रिसर्च पेपर यूज़ किए। आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए, माने आपका किसी से वन टू वन डिस्कशन हुआ, किसी प्रोफेसर से, किसी दूसरे उससे उससे आपने जो सीखा, वो आपकी रिसर्च में अगर मदद मिली, तो आपको मेंशन करना आपका अखलाकी फर्ज़ है कि उसमें आप मेंशन करें। ये एक फॉर्मेट बन जाता है रिपोर्ट का, ठीक है? टेक्निकल रिपोर्ट का, और उसके बाद बिब्लियोग्राफी क्या होती है कि लिस्ट ऑफ बुक्स और जर्नल जो भी होते हैं ना, उनको आप लिस्ट कर दें। कोई भी आप किताब उठा के देख लें टेक्निकल, उसके एंड में आपको बिब्लियोग्राफी मिलती है और आखिर के अंदर एक्नॉलेजमेंट्स आपको देने होते हैं। एक्नॉलेजमेंट कहाँ से शुरू होती है? जो आपका डोनर होता है। पहले तो वो माई-बाप तो वो होता है ना जो पैसे दे रहा होता है आपको। उसकी आप शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जिसने आपकी रिसर्च में आपकी मदद की है। इवन जिस पियोन ने आपको, अगर आपको चाय बना के पिलाई है रात को 10 बजे, 11 बजे जब आप थके हुए थे, उसको भी आप शुक्र करें। जो आपकी प्रूफ रीडिंग करे, जो आपके दोस्त आपकी मदद करें, उसके अंदर उन सबका आपको शुक्रिया अदा करना होता है। अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना होता है। मतलब मैंने तो अपनी जो पीएचडी की थीसिस को अपने पेरेंट्स को डेडिकेट किया था कि अगर वो मुझे एनकरेज ना करते, उन्हीं की वजह से मैंने पहली क्लास में आपसे कहा था, पता नहीं किससे कहा था, एक बात आपसे कह रहा हूँ, याद रखिएगा एक बात, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। दुनिया में आप कुछ नहीं है। आप इस वक़्त 21-22 स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठे हैं ना, आपकी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। हम लोग अपने पेरेंट्स की एक्सटेंशन हैं। ये ज़िंदगी में याद रखिएगा इस चीज़ को, कि आप ज़िंदगी में अगर अच्छा करेंगे, आपके पेरेंट्स को क्रेडिट जाएगा। आप ज़िंदगी में बुरा करेंगे, आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, आपके माँ-बाप को बुरा कहा जाएगा, तरबियत सही नहीं की उन्होंने। ये बस, इससे ज़्यादा मैं तफ़सील में नहीं जाना चाहता। आपको याद नहीं होगा, आपकी उम्र बहुत कम है। आज 2007-8 के अंदर कराची शहर की सड़कों पे चॉकिंग हुई हुई थी। उसपे लिखा हुआ था, एक साहब का नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था मुशर्रफ कुत्ता हाय हाय। जगह-जगह मैंने देखी है वो। मुशर्रफ उसका नाम नहीं था, उसके बाप का नाम था, उसका नाम परवेज़ था। ठीक है? मैं ये खत्म हो रहा है भाई, 10 मिनट नहीं, अभी 10 मिनट है मेरे पास। तो आप जो है ना, ज़िंदगी के अंदर ना, जहाँ भी आप जाएँगे ना, आप अपने वालिदैन के नुमाइंदे हैं, बस। जब आप इदारे में काम करते हैं ना, तो पहली चीज़ जो आपको सिखाई जाती है ना, ट्रेनिंग के दौरान, वो ये है कि अब आपकी शख्सियत खत्म हो गई है। आप जहाँ भी जाएँगे, आप शादी में जाएँगे, दोस्तों में जाएँगे, जिस जगह भी आप जाएँगे, यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस ऑर्गनाइज़ेशन। तो इस ऑर्गनाइज़ेशन का ये है, आपने ड्रेस ऐसे करना है, आपने इस तरह पहनना है, आप चप्पलों के अंदर आप नहीं आएँगे। ये मैं बता रहा हूँ, ड्रेस कोड बताया जाएगा आपको। एक आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाएगा जो कि साइन करना होगा आपको, उसमें 15-20 पॉइंट लिखे होंगे कि जी बिल्डिंग नो स्मोकिंग है, आप इसके अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है कोई ड्रग्स और कोई इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हैरेसमेंट के मुतालिक, इसके मुतालिक आप अपनी जो ये कोई डाटा बाहर नहीं ले जा सकते। अक्सर इदारों ने अब ये कर दिया है कि आपका जो लैपटॉप होता है या आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसके अंदर से उन्होंने यूएसबी पोर्ट निकाल देते हैं या अनेबल कर देते हैं कि ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आप बाहर ना लेके जाएँ। आप किसी इदारे में काम कर रहे होंगे ना, आप अपना गूगल का अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते या हॉटमेल का अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। ये कोई इदारा इसकी इजाज़त नहीं देता। ये सब चीज़ें होती हैं। वो कोड ऑफ कंडक्ट में आपको 20 पॉइंट बताए जाएँगे, 15 पॉइंट जो भी होंगे, वो आपको साइन करके देने पड़ेंगे। अगर आप उससे हट के कोई भी काम करोगे, यू आर लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये जो आप सिर्फ़ इस एक चीज़ को याद रखिएगा, आज की जिस बात पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं असाइनमेंट दे चुका हूँ 3 आदमियों को। आई एम जस्ट रिपीटिंग। एक मैंने दिया है आपको डेमास्कस स्टील का असाइनमेंट दिया है, ठीक है ना? ये यस सर, सीआर साहब यस आपका सर, असाइनमेंट है ना? बिल्कुल। एक मैंने दिया है हेडफील्ड स्टील का, मैं नाम भूल गया जिनको मैंने दिया है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज़ आप लोगों की शक्लें मुझे नज़र नहीं। कंबर। कंबर को दिया है और एक मैंने असाइनमेंट दिया है हीट ट्रीटमेंट प्लस अनीलिंग। पहले वाले 2 हज़रात जो हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं। आज जो है उसामा साहब ने 1 मिनट के अंदर जान छुड़ा ली अपनी। ये आपका काउंट नहीं होगा। मैंने नंबरिंग दी है। मिस जवेरिया सर को 3 आवाज पॉइंट। कट रही है आपसे।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आज नंबरिंग दी है, मिस जुवेरिया ने जो हमें बताया था अपनी रिसर्च करके, उनको 5 में से 3.5 नंबर दिए और दूसरे रेलवे स्टील का जिसने भी मुझे बताया था, मैं नाम लिखा सर दोबारा कट रही है। हसन आफरीदी साहब को मैंने 5 में से 4 नंबर दिए। आपने जो आज मुझे बताया ना रेलवे ट्रैक का, ये बड़ा शॉर्ट है, इस पे मैं आपको एक से ज्यादा नंबर नहीं दे सकता, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा। आपको मैं दूसरा असाइनमेंट दूंगा बात के अंदर, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो सलाम। जी सर, अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ सर। जी एक असाइनमेंट आपने आज का मुझे भी दिया था। जी, आप थे ही वो नहीं, आप तो मैं क्या बताऊं आपको। सर वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, इस वजह से अच्छा चलिए बताइए तो क्या मैं है। भी अभी 9 बजे आई है। तो सर मुझे जो आपने सवाल दिया था वो ये दिया था कि लाइफ ट्रैक के ऊपर 14 बच्चे हैं और डेड ट्रैक के ऊपर एक बच्चा है, तो ट्रेन क्या करेगी, आप चला रहे हैं एक भाई, आप करेंगे, ट्रेन को छोड़ दो। यू आर द ड्राइवर, यू आर इन कंट्रोल। अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो ट्रेन उड़ जाएगी, ये मैंने आपको सारा सिनेरियो बताया था। अब आप मुझे अच्छा। बताइए क्या फैसला किया आपने। सर फैसला ये किया कि डेड ट्रैक जो होता है वो इतना ज्यादा वो नहीं होता, क्या कहते हैं, लाइफ ट्रैक तो पूरा एक लाइफ चल रहा होता है, बहुत लेंथी होता है, और डेड ट्रैक जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, कोई बड़ा नहीं होता। तो अगर डेड ट्रैक की तरफ जाएंगे तो एक बच्चे को तो किल हो, वो चढ़ा एक बच्चे के ऊपर तो चले हिट होगा होगा, लेकिन उससे ये होगा कि पूरी ट्रेन में जितने बंदे बैठे हुए हैं, जितने मुसाफिर बैठे हुए हैं, उनकी भी जान का खतरा है। अच्छा और और लाइफ ट्रैक के ऊपर जाएंगे तो ये है कि जैसे 14 बंदों को किल करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये होगा कि ट्रेन में जितने बैठे हुए हैं बंदे, उनका जान का खतरा नहीं होगा। ओके। अच्छा तो चलिए, अगर मैं मैं आपसे ये कहूं सजेस्ट कर कि आपका फासला इतना है कि अगर आप हल्का हल्का ब्रेक लगाना शुरू करें, डेड ट्रैक पे जाएं और डेड ट्रैक से पीछे बैठे मुसाफिरों को कुछ नहीं होगा, फिर आपका क्या फैसला होगा? लेट्स अज्यूम के डेड ट्रैक पे जाने से ना ट्रेन में जो पीछे बैठे हुए हैं उनको कुछ नहीं होगा, फिर क्या फैसला होगा आपका? डेड ट्रैक पे तो सर फिर यही फैसला करेंगे कि स्लो स्लो ब्रेक लगाएं, या तो सर लाइफ ट्रैक के ऊपर ही नहीं, सायरन मेरा बजा दें। सवाल ये नहीं है, मेरा तो सवाल ये है कि एक तरफ 14 बच्चे हैं, एक तरफ एक बच्चा है। जो एक बच्चा है वो हक पे है, वो उसको पता है कि ये डेड ट्रैक है, यहाँ ट्रेन नहीं आ सकती, वो वहां पे खेल रहा है। 14 बच्चे गलत हैं, वो लाइफ ट्रैक के ऊपर है। फैसला आपका है, अब आप बताइए मुझे किस तरफ आप लेके जाएंगे। पीछे वालों को भूल जाए आप, इमरजेंसी ब्रेक नहीं लग सकता, आपने दो में से एक चूज करना है। आइदर यू चूज डेड ट्रैक और यू चूज लाइफ ट्रैक। अब मुझे बताइए कौन सा आपने चूज करना है और क्यों करना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है मैनेजमेंट की, मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम। सर वो तो फिर डेड ट्रैक सर की तरफ एक जाएंगे अगर हमें बात पता है हो कि सकती देखिए है सर, टाइम मैं टाइम बता इज दूं रनिंग आउट, 4 मिनट मेरे पास रह गए, सर। मैं आपको बता दूं। देखिए आप हमेशा हमेशा ट्रेन को डेड ट्रैक पे लेके जाएंगे, ये एक थ्योरी ठीक है सर, कहलाती डेड है, पे जी बिल्कुल। जी जी एन, ट्रिपल जी एन, ग्रेटर गुड्स फॉर ग्रेटर नंबर। आपने 14 जाने बचानी है, ये जानते हुए भी उस एक बच्चे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन 14 जानों की अहमियत एक जान से ज्यादा है, चाहे वो राइट पे भी क्यों ना हो। ये जिंदगी में आपके सामने डायलेमा बहुत आएंगे, आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। इसको इस तरह समझ लीजिए कि तरबेला डैम है, पाकिस्तान की लाइफलाइन है ना, कि अगर उस डैम को कुछ हो जाए तो आपकी एग्रीकल्चर, आपकी हाइडल एनर्जी सारा एक मसला हो जाएगा ना। फर्ज करें वो डैम भर गया है और अगर उसको रिलीज ना किया जाए पानी, तो उससे जो है डैम टूट सकता है। डैम टूटेगा तो तबाही फैलेगी और डैम बर्बाद हो जाएगा। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? और आपको पता है पानी रिलीज करने की सूरत में हो सकता है 10-20 गांव देहात, 100-150 आदमियों की जान को नुकसान हो जाए। तो आप मुल्क को देखते हुए हमेशा आप उसको 100-150 आदमियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, बिकॉज आप 22 मिलियन 220 मिलियन लोगों के लिए आप एक फैसला कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, ग्रेटर गुड्स फॉर ग्रेटर नंबर। ये याद रखिएगा, जी 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 एन, ग्रेटर गुड्स फॉर ग्रेटर नंबर। आपने 14 जानों को बचाना है, एक को आप कुर्बानी देंगे, गो के वो हक पे है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि वो ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि ठीक है। अब मेरे पास 2 मिनट रह गए, एक मैं जनरल सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ये लड़कों के लिए है सवाल, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपसे, ये कहलाते हैं
आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के सवाल। आप एक 2 सीटर गाड़ी के अंदर हैं, स्पोर्ट्स कार है आपके पास, बड़ी जबरदस्त है, बारिश बहुत तेज हो रही है, राइट, बहुत तेज बारिश हो रही है और उसके अंदर आपने अपनी छत गिराई हुई है। आप गुजरते हैं, आपकी नजर पड़ती है बराबर में एक बस स्टॉप है, उस पे 3 आदमी खड़े, एक बूढ़ी औरत है जिसकी तबीयत बहुत खराब है, उसको अस्पताल जाना है, एक आपका दोस्त है जो आपको कई सालों के बाद वहां मिलता है और उसके जो जिसने कभी आपकी जान भी बचाई थी, और एक ऐसी खातून सर जी सर उसामा बात कर रहा हूँ सर, आपने वो मुझे नंबर अनाउंस नहीं करे सर मेरे। नहीं, आपका तो मैंने कहा दोबारा दूंगा असाइनमेंट, जो आपने बताया है इट डजंट क्वालिफाई, वरना फिर 5 में से 1 नंबर जी। मिलेगा आपको, इसलिए मैं आपको दूसरा असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। तो आपके पास 3 आदमी खड़े हुए हैं, एक बूढ़ी औरत है जिसको अस्पताल जाना है, एक दोस्त है जो आपको कई सालों के बाद मिला, उसने आपकी जान बचाई थी, और एक ऐसी खातून खड़ी हुई जिसको देख के आपका दिल कहता है कि मैंने अगली पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारनी, रिमेनिंग जितनी भी मेरी लाइफ है। अब आपने एक फैसला करना है, 3 में से किसको गाड़ी में बिठाएंगे आप, और किसको बिठाएंगे और क्यों बिठाएंगे, ये आपने मुझे बताना है। ये सवाल है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का, ये नॉर्मल, ये लेटरल थिंकिंग से नहीं चलता ये सवाल। ओके जनाब, मैं आपसे इजाजत लूंगा, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, उसके बाद मीटिंग वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो थर्सडे को हम 8 बजे चल रहे हैं, परसों सर जी। सर इसका जवाब तो मैं अभी दे सकती हूँ। बताइए जाए, बताइए, आपको मैं भी आपको दे मैं सकता आपके 3 में से मैं 5 नंबर कर दूंगा, 3 जो आपके हैं, अगर आप बता दें, बताइए। सर इसका जवाब ये होगा कि वो दोनों लोग उठ जाएंगे और जो है पुराने दोस्त को जो है बूढ़ी औरत के साथ भेज देंगे और वो खुद अपने उस बस लड़की के देखें, साथ इन्होंने चला जाएगा। बिल्कुल बहुत ये है, टाइट। बहुत बिल्कुल, कि आप उस लड़की के साथ रुक जाएंगे, दोस्त को गाड़ी देंगे कि खातून को अस्पताल पहुंचा दो, ठीक है। ये है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का सवाल। मिस जोहरिया, आपके 3 से 5 नंबर हो गए हैं आपके आज, ओके। आपका जो असाइनमेंट था ना, आपके 5 में से 5 हो गए सब आपके पास। ओके जी, खत्म कर रहा हूं मैं, आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। परसों हम मिलेंगे 8 बजे, और 8 बजे का मतलब 8 बजे रखिएगा, मैंने अपनी टाइम की बड़ी अहमियत बताई है आपको, जरा उस पर सोच लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा, ओके। बिल्कुल सर। ओके जी, खुदा हाफिज। ओके सर।